हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल रिस्क मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में हम इसका यूनिट नंबर 3 कवर करने वाले हैं। प्लीज जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, रिस्क मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, बट अगर हम रिस्क मैनेज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें रिस्क को मेजर भी करना पड़ेगा और रिस्क को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। सो रिस्क मेजरमेंट और रिस्क कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है। पहले तो सबको ये क्लियर होना चाहिए। अब हमारे इसमें बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, जल्दी से सारे टॉपिक्स हो जाएंगे और ये यूनिट बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। हमारा फर्स्ट टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, है रिस्क मेजरमेंट एंड रिस्क कंट्रोल। सो रिस्क मेजरमेंट क्या होता है और कंट्रोल क्या होता है? देखो, आप रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करोगे, असेस करोगे और उसके बाद मैनेज करोगे। सो उसके लिए अगर हम चाहते हैं ये सब करना, तो हमें ऑब्वियसली रिस्क को पहले मेजर करना पड़ेगा एंड देन कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे हम रिस्क को कंट्रोल कर पाए। तो आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पर रिस्क का नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, तो आप मैनेज करने की कोशिश करोगे। सो रिस्क मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ओवरऑल। कोई भी बिजनेस की ओवरऑल स्ट्रैटेजी का जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि हमें पता है कि हमें रिस्क को मेजर करना है, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया भी होना चाहिए ना रिस्क को मेजर करने के लिए। सो रिस्क को मेजर करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं? हमारे पास क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट की टेक्निक्स हैं एंड क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट की टेक्निक्स हैं। जैसे कि आपने ना पिछले यूनिट में भी पढ़ा होगा, क्वालिटेटिव में हमने 3 टेक्निक्स पढ़ी थी, जैसे डेल्फी टेक्निक हो गया, या एक्सपर्ट्स से हम ओपिनियन ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरीज यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिनसे हम क्वालिटेटिवली रिस्क को असेस कर सकते हैं। क्वांटिटेटिवली हमने कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ी थी? फॉर एग्जाम्पल, एक होता है मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन, या बहुत सारे डिसीजन ट्रीज होते हैं, या बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती है, सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये सारी क्या है? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं रिस्क को एनालाइज करने की। उसके अलावा और क्या तरीका है जिससे आप रिस्क को मेजर कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई हिस्टोरिकल डाटा है जिससे आपको पता लग गया कि हाँ, इस चीज में रिस्की है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। सो एक तो हो गया हिस्टोरिकल एनालिसिस। फोर्थ भी क्या हो गया? सिनेरियो एनालिसिस। तो आपने बहुत सारे सिनेरियोज, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखी हैं और उनका इंपैक्ट देखा है। सो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्क फेस कर सकती है। और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं और रिस्क मॉडलिंग टेक्निक्स होती हैं जिनसे हमें पता लगता है कि रिस्क हो सकता है, और उन्हीं वेज से हम रिस्क को क्या कर लेंगे? मेजर कर लेंगे। तो ये कुछ अप्रोचेज हैं, इनको ऐसा हार्ड एंड फास्ट लर्न नहीं करना है। मेन आप बस ये याद कर लो कि कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं और कुछ क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं। उसके अलावा हिस्टोरिकल एनालिसिस कर सकते हैं, सिनेरियो एनालिसिस कर सकते हैं, रिस्क इंडिकेटर्स हैं और रिस्क मॉडलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको पता लग गया कि अब आपको रिस्क आपने मेजर कर लिया, अब आप ऑब्वियसली रिस्क को क्या करोगे? कंट्रोल करोगे। सो कंट्रोल आप इंश्योरेंस के साथ भी कर सकते हो, विदाउट इंश्योरेंस भी कर सकते हो। इंश्योरेंस आपको पता है, आप रिस्क कवर ले लेते हो, आप कुछ प्रीमियम अमाउंट पे करते हो, उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर कोई भी रिस्क हो जाता है तो सारा का सारा पैसा, या जिस भी क्राइटेरिया में आपने उनके साथ अग्रीमेंट किया है, उस बेसिस पर जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं वो आपको पेमेंट करते हैं। सो कंट्रोलिंग रिस्क कैन बी डन विद इंश्योरेंस और विदाउट इंश्योरेंस। ठीक है, सो दोनों अप्रोचेस हैं, विद इंश्योरेंस वाली भी और विदाउट इंश्योरेंस वाली भी। सबसे पहले हम देखते हैं विद इंश्योरेंस वाली और विदाउट इंश्योरेंस वाली में फर्क क्या है। विद इंश्योरेंस में तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर बर्डन को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके अलावा क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है विदाउट इंश्योरेंस वाली में? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विदाउट इंश्योरेंस के साथ। सो जैसे कि पहले सिनेरियो में आप इंश्योरेंस कवर नहीं ले रहे, तो आपके पास पहले ऑप्शन है इसको आप अवॉइड करो। ठीक है, ताकि आपको लॉस ना हो, तो आप अवॉइड करोगे उस सिचुएशन को या उस एक्टिविटी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अवॉइड करेगी इन्वेस्टिंग इन हाई रिस्क वेंचर, कि आपको पता है इस चीज में बहुत ज्यादा रिस्क है, तो पहली चीज तो आप अवॉइड ही कर सकते हो, उसमें इतने पंगे मत ही लो। सेकंड क्या है? आप रिस्क रिडक्शन की कोशिश करोगे। सो रिस्क रिडक्शन कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि यहाँ पे सेफ्टी प्रोसीजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए आप बहुत सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? आप रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हो। इस केस में क्योंकि आप इंश्योरेंस नहीं ले रहे, तो आप जो रिस्क है वो अदर पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हो थ्रू द एग्रीमेंट्स। वो पार्टी सप्लायर भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है। लास्ट हमारा ऑप्शन है रिस्क रिटेंशन, कि आप ट्राई करोगे, आप रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हो और ऐसा प्लान बना रहे हो कि आप रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना रहे हो। सो बेसिकली विदाउट इंश्योरेंस ये 4 ऑप्शन है: रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिडक्शन, रिस्क ट्रांसफर एंड रिस्क रिटेंशन।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट, जब हम विद इंश्योरेंस बात करते हैं तो विद इंश्योरेंस पे हम रिस्क क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। बट इस केस में हम ट्रांसफर किस पर करेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर रिस्क को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। हम उनको एज अ प्रीमियम कुछ अमाउंट देंगे और अगर कोई भी लॉस हो जाता है तो वो अमाउंट हम किनसे क्लेम करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी वालों से। रिस्क रिडक्शन भी हो जाएगी। ऑब्वियसली कई बार क्या होता है, रिस्क रिडक्शन सर्विसेज भी काफी ज्यादा देते हैं इंश्योरेंस कंपनीज वाले, जैसे सेफ्टी ट्रेनिंग दे देते हैं और भी काफी चीजें चला देते हैं। रिस्क रिटेंशन भी कर देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज कैन ओनली कवर ओनली द कैटास्ट्रॉफिक लॉसेज while small losses are retained by the organizations. So ये चीजें हैं कि हम अगर इंश्योरेंस लेते भी हैं तो इन वेज से हम रिस्क को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो कंट्रोलिंग रिस्क के हमारे पास दो तरीके हैं, विद इंश्योरेंस एंड विदाउट इंश्योरेंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्निक्स ऑफ लॉस कंट्रोल मैनेजमेंट, कि हम जो लॉस कंट्रोल मैनेजमेंट है उसके हमारे लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या टेक्निक्स हैं। जब तक हमें लॉस कंट्रोल मैनेजमेंट का टर्म नहीं क्लियर होगा तब तक हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स और टेक्निक्स क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लॉस कंट्रोल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। लॉस कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब होता है आप आइडेंटिफाई कर रहे हो और इंप्लीमेंट कर रहे हो ऐसे मेजर्स कि आप लॉस को मिनिमाइज कर पाओ, रिड्यूस कर पाओ, ताकि बहुत सारे, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिस्क होते हैं जिनकी वजह से लॉस हो सकता है। सो आप लॉस को कंट्रोल करने की और मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो ऐसे मेजर्स लेके जिनसे आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो एंड देन उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? आई होप सभी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अभी तक किसी ने अगर चैनल पे वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक द चैनल, एंड अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, इट इन्वॉल्व्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू मैनेजिंग रिस्क एंड एम्स एट मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल लॉसेस। तो हम हमेशा ये तय करते हैं कि जो इम्पैक्ट है वो हमेशा कम हो और जो लॉसेज हैं वो भी कम हो जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बनी रहे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लॉस कंट्रोल मैनेजमेंट के। ऑब्वियसली जब हम लॉस को कंट्रोल करेंगे तो जो लॉसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। अगर बिजनेस को लॉसेस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बिजनेस ठप भी नहीं होगा और बिजनेस बंद भी नहीं होगा। सो इट इंश्योर्स कि बिजनेस ऑपरेशंस कंटिन्यूसली चलती रहें, सेफ्टी भी रहेगी, और जब भी लगेगा ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉटम लाइन हिट करने वाली है उससे पहले ही हम ऑर्गेनाइजेशन को बचा लेंगे। सो कंट्रोल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है लॉस का, क्योंकि इससे लॉसेस कम होते हैं, बिजनेस कंटिन्यूसली रन करता रहता है, सेफ्टी प्रमोट होती है और ऑर्गेनाइजेशन जब भी बॉटम लाइन हिट करने लगता है हम उसको सेफगार्ड या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो लॉस कंट्रोल मैनेजमेंट करना, वही आप रिस्क को असेस करोगे, रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करोगे। इन केस अगर कोई लॉस या एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करोगे, लॉसेस वगैरह को मेजर करके प्रॉपर स्टेप्स लोगे और हमेशा ये ट्राई करोगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की टुवर्ड्स मूव होती रहे। ठीक है, अब ना एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कॉमन रिस्क ना जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो प्रॉपर्टी रिस्क कंट्रोल करना पड़ता है, एक सिक्योरिटी रिस्क कंट्रोल, एक एम्प्लॉय रिस्क कंट्रोल और एक लायबिलिटी रिस्क कंट्रोल। मेन ये 4 तरह के कॉमन टाइप के रिस्क हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती हैं और इनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हो गया प्रॉपर्टी रिस्क कंट्रोल। आपको पता है प्रॉपर्टी में बहुत सारे हैजार्ड्स हो सकते हैं तो उनको प्रिवेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फायर लग सकती है तो स्मोक डिटेक्टर्स हम लगा सकते हैं, फायर अलार्म्स लगा सकते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम्स लगा सकते हैं कि जब भी फायर हो तो स्प्रिंकलर्स इनेबल हो जाए और पानी वहां पे पूरा स्प्रे कर दें। फायर एक्सटिंग्विशर्स लगवा सकते हैं और भी बहुत सारे अलार्म, सिक्योरिटी कैमरास, एसएस कंट्रोल, ये सब हम कर सकते हैं। और ये भी हम ध्यान रखें कि जो भी मशीनरी और इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर रखे हैं वो ब्रेकडाउन या मॉल फंक्शन ना करें जिसकी वजह से किसी भी वे में प्रॉपर्टी डैमेज ना हो। सो प्रॉपर्टी को रिस्क बहुत ज्यादा होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो प्रॉपर्टी के रिस्क को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हो जाता है सिक्योरिटी रिस्क कंट्रोल। सिक्योरिटी को लेके भी बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं तो प्रॉपर सिक्योरिटी प्लान बनाना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो अगर आप कोई भी एम्प्लॉय हायर कर रहे हो या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हो तो उसके प्रॉपर्ली सिक्योरिटी चेक होना, उसकी बैकग्राउंड चेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग भी देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज को और कॉन्ट्रैक्टर को। और सिक्योरिटीज के लिए आप सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कर सकते हो, अलार्म्स लगा सकते हो और प्रॉपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। सो अभी हमने प्रॉपर्टी रिस्क कंट्रोल पढ़ लिया और सिक्योरिटी रिस्क कंट्रोल पढ़ लिया। थर्ड हमारा है एम्प्लॉय रिस्क कंट्रोल।
क्या टॉपिक है हमारा, एम्प्लॉय रिस्क कंट्रोल। आपको पता है कि जो भी आप स्टाफ हायर करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको ऐसे आपको जो एम्प्लॉय है उसको कोई खतरा हो सकता है, फॉर एग्जांपल सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं या कोई और दिक्कतें आ सकती हैं। सो आप ये ध्यान रखो कि जो आपकी वर्क प्लेस है वहाँ पे एक्सीडेंट्स ना हो या इंजरीज ना हो, तो आप प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर्स वहाँ पे यूज कर रहे हो, अपने स्टाफ को प्रॉपरली ट्रेन कर रहे हो, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज दे रहे हो, प्रोटेक्टिव पीपी किट्स आपने देखी थी जैसे कोविड के टाइम में, वैसे आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उनको प्रॉपरली दे रहे हो और उनको इंस्पेक्शंस का भी मौका दे रहे हो कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और अगर उनका प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम हो कि अगर इंजरीज या इंसिडेंट्स हो जाते हैं, आप वहां पे जाओगे प्रॉपर फर्स्ट एड की फैसिलिटी या जितनी भी फैसिलिटीज उनको दे रहे हो। लास्ट टाइप ऑफ रिस्क जो आ जाता है दैट इज लायबिलिटी रिस्क। कैसा रिस्क, लायबिलिटी रिस्क, और इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए भी आप सेम ही चीजें मेंशन करके आ सकते हो एग्जाम में। सो मेनली आपको मैंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 4 तरह के रिस्क आ सकते हैं, प्रॉपर्टी रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क, एम्प्लॉयर रिस्क एंड लायबिलिटी रिस्क, और इन सबको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट अभी हमारे छोटे छोटे से 2 टॉपिक बच जाते हैं, एक तो है कंटिजेंसी प्लान और एक डिजास्टर रिकवरी, और एक लास्ट में हम क्राइसिस मैनेजमेंट और बिजनेस कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे। इसमें एज सच चारों टॉपिक्स में कुछ लर्न करने वाला है नहीं, छोटे छोटे से टॉपिक है, इसके बाद हमारा 3rd यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारा कंटेंट समझ आ रहा है, एक ओवरव्यू मिल रहा है सारे के सारे यूनिट्स का। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कंटिजेंसी प्लान क्या होता है, तभी हम उसके फीचर्स जानेंगे ना। सो कंटिजेंसी प्लान क्या है, कंटिजेंसी मतलब कोई एकदम से अचानक से कुछ हो जाना। सो कंटिजेंसी के लिए आप प्लान बना रहे हो। सो कंटिजेंसी प्लान रेफर्स टू कि आप प्री सेट ऑफ एक्शंस, प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल्स डिजाइन करके रख रहे हो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन या इवेंट हो जाती है जिससे आपके जो नॉर्मल ऑपरेशंस है वो डिसरप्ट हो जाए, मतलब अनफोर्सिनेबल इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको खतरा हो जाता है। सो ऐसे अनफोर्सिन इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई आपकी कंपनी में किसी ने साइबर अटैक कर दिया, कोई पेंडेमिक आ गया या कोई और इमरजेंसी आ गई। सो दीज आर ऑल द कंटिजेंसीज। अगर आप इनके लिए प्लान बनाते हो उसको हम बोलते हैं कंटिजेंसी प्लान। सो आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ, अगर आपको फीचर्स लिखने हो तो आपके लिए आपके माइंड में जो प्लान के रिलेटेड सारे वर्ड्स हैं वो आप लिखाना, और कंटिजेंसी के रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो सारे लिखाना। सो कंटिजेंसी प्लान का आपको पर्पस और स्कोप क्लियर होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स अलाइन करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, और आपका हमेशा ये प्लान होना चाहिए कि जो अगर कोई कंटिजेंसी हो जाती है आपको जल्दी से जल्दी उस सिचुएशन को नॉर्मल सिचुएशन में लेके आना है, ठीक है। असम्पशंस और रिस्क क्लियर होने चाहिए। ट्रिगर इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, साइबर अटैक आ गया, कोई पेंडेमिक आ गया, तो आप एकदम से रिस्पॉन्ड करोगे, तो आपको रिस्पॉन्स के प्रोसीजर्स भी क्लियर होने चाहिए। आप किसके साथ कम्युनिकेट करोगे, इंटरनल कम्युनिकेशन प्लान, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन प्लान, कम्युनिकेशन के चैनल्स, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको अपनी अपनी क्लियर होनी चाहिए। रिसोर्सेज होनी चाहिए, मतलब आपके पास हमेशा इमरजेंसी फंड एंड इमरजेंसी चीजें होनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स होनी चाहिए, प्रॉपर सबको आपने ट्रेन और टेस्ट किया हो, और प्रॉपर उस प्लान को आप कंटिन्यूसली मेंटेन एंड रिव्यू करते रहो। सो कंटिजेंसी प्लान का बेसिकली मतलब है इमरजेंसी के लिए प्लान बना के रखना, अनफोर्सिन इवेंट्स के लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करके रख रहे हो, ठीक है। प्रॉपर प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल सब आपने तय करा हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर मतलब कोई एकदम से कोई चीज हो गई, डिस्ट्रप्शन आ गया, उससे आप रिकवर कर रहे हो, तो उस रिकवरी का आप प्लान कैसे बना रहे हो। सेम ही चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें बस। डिजास्टर रिकवरी, कंटिजेंसी मतलब अभी वो चीज हुई नहीं, हो सकती है, उसके बाद आप उससे पहले ही प्लान बना रहे हो। डिजास्टर रिकवरी का मतलब ये हो गया कि कोई चीज अकर हो गई है, डिजास्टर डिसरप्टिव इवेंट हो गया, उसके बाद उससे आप रिकवर होने का, उभरने का प्लान बना रहे हो। सो आप अपना नॉर्मल बिजनेस दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है आपका जो एरिया है वो अर्थक्वेक प्रोन है, सो उससे पहले ही आप प्लान बना रहे हो, दैट वुड बी कंटिजेंसी प्लान। बट जब अर्थक्वेक आ गया उसकी वो जो आप चीजें कर रहे हो, दैट इज अ डिजास्टर रिकवरी प्लान। सो आप प्रॉपर सारी चीजें ध्यान से रखोगे सब कुछ, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे 2 टॉपिक्स बच जाते हैं, दैट इज क्राइसिस मैनेजमेंट एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर ये क्वेश्चन आते हैं आप अपने पॉइंटर्स लिख के इसमें एडवांटेजेस वगैरह लिख के आ सकते हो, फीचर्स लिख के आ सकते हो, इंपॉर्टेंस वगैरह लिख के आ सकते हो, अपने आप इंपॉर्टेंस लिखाना ये सब चीजों की। एज सच इसमें कोई मॉडल वगैरह नहीं है, तो हम इसमें इंपॉर्टेंस वगैरह या फीचर्स वगैरह ही हेडिंग्स बना सकते हैं, बस हम इनका मीनिंग देख लेते हैं दोनों का, क्राइसिस मैनेजमेंट का भी और बिजनेस कंटिन्यूटी का भी। नाम से क्लियर हो रहा है बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब और क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। क्राइसिस मतलब ऐसे कोई ट्रिकी सी सिचुएशन आ गई, उसको हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। सो क्राइसिस मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और सिचुएशन, ठीक है। ऑब्वियसली पूरी ऑर्गेनाइजेशन उससे सफर करेगी, तो क्राइसिस में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, नेचुरल डिजास्टर, साइबर अटैक, प्रोडक्ट रिकॉल्स, फाइनेंशियल स्कैंडल्स, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज।
ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद बिजनेस कंटिन्यूटी क्या होती है? बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी एबिलिटी है कि अगर क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशंस हो जाते हैं, कोई भी डिसरप्शन हो जाते हैं, उसके बाद भी बिजनेस अपने आप को कंटिन्यू कर पाए। So goal of business continuity planning is to ensure that business can continue to deliver its product or service to customer while minimizing the impact of disruptions. So ये ऐसे ही थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक इतने नहीं हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने ऊपर अच्छे से कवर कर लिए। अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी मिलते हैं जल्दी, आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल।